व्हाट इज ईसीजी? एंटरप्रेन्योर सर्कल ऑफ ग्रोथ, हमारे व्यापारिक स्तर की ग्रोथ। और क्यों ऐसा होता है कि जो भी व्यापार हम अपने जीवन में करते हैं एक समय पर आकर ग्रोथ रुक जाती है। ऐसा होता है, एक समय पर आने के बाद क्या होता है, ग्रोथ रुक जाती है, उससे अगला स्टेप हम फॉरवर्ड कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अपने व्यापार को कितनी भी बेहतरीन तरीके से हम जानते हों, हम सिर्फ वहीं तक जानते हैं जितना व्यापार हमें आता है। जितने तरीके हमने सीखे थे हम सारे इंप्लीमेंट कर देते हैं, उसके बावजूद भी बिजनेस एक स्टेज पर आकर रुक जाता है, और कई बार रुकता ही नहीं, नीचे के स्तर में घटना भी शुरू हो जाता है। दोस्तों, एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ यदि आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है तो आनुपातिक रूप में आप घटना शुरू हो गए। ध्यान से सुनना, एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ यदि सेम अनुपात में आपकी इनकम नहीं बढ़ रही तो आप अनुपातिक रूप में घटना शुरू हो गए। एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैं एक बिजनेस करता हूँ और मुझे उस बिजनेस को करते हुए 1 साल हो गया, तो मैं क्या कहूँगा, मेरा अनुभव कितना है, 1 साल का। अगले साल मेरा अनुभव कितना हो गया, मतलब मेरा अनुभव डबल हो गया, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ गया कितना, 100%। तीसरे साल 3 साल, चौथे साल 4 साल, मतलब साल दर साल मेरा एक्सपीरियंस लगातार बढ़ता जा रहा है। यदि एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ आपकी इनकम नहीं बढ़ रही तो अनुपातिक रूप में आप घट रहे हैं। 100% एक्सपीरियंस बढ़ा लेकिन इनकम 1 लाख से बढ़कर 1,10,000 हो। इनकम तो बढ़ी, हम तो सोचते हैं कि नहीं यार तो एक्सपीरियंस हो गया, मेरी इनकम भी ग्रो हो रही है, लेकिन इनकम कितने परसेंट बढ़ी, 10%। एक्सपीरियंस कितना बढ़ा, 100%। अगली बार एक्सपीरियंस हो गया 200%, इनकम हो गई 1 लाख से लेकर 1,10,000 से लेकर 1,50,000। इनकम कितनी बढ़ी, 40% से भी कम। 110 पे जब हम परसेंटेज निकालेंगे और 150 हो जाएगी तो 40% से भी कम। इसका मतलब यदि एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ अनुपातिक इनकम नहीं बढ़ रही, अनुपातिक इनकम मतलब 1 लाख से सीधी 2 लाख नहीं हुई, 2 से सीधी 3 नहीं हुई, 3 से सीधी 4 नहीं हुई, तो अनुपातिक रूप में आप घट गए लेकिन इनकम के रूप में तो बढ़ ही रहे हैं। पर क्या जिस अनुपात में आपकी इनकम बढ़ रही है या एक्सपीरियंस बढ़ रहा है उसी सेम अनुपात में इनकम बढ़ रही है? नहीं, तो आपके काम करने के सिस्टम में कोई कमी है। अब हमें समझना है कि एंटरप्रेन्योर सर्कल ऑफ ग्रोथ में ऐसा क्या होता है कि हम ग्रोथ तो करते हैं लेकिन वो ग्रोथ समान रूप से नहीं होती। एग्जाम्पल के रूप में जब एक बच्चा छोटे से बढ़ना शुरू होता है, वो 1 साल से 2 साल का होता है, तो उसकी हाइट भी बढ़ती है, हाथ पैर भी बढ़ते हैं, फेस की मैच्योरिटी भी बढ़ती है, बाल भी बढ़ते हैं, पूरी बॉडी समान अनुपात में बढ़ती है। यदि एक अनुपात बिगड़ जाए, मतलब पैरों से नीचे का हिस्सा तो बढ़ेगा ही नहीं, सिर्फ ऊपर की बॉडी बढ़ना शुरू हो जाए, तो क्या होगा, विलक्षित बच्चा कहलाएगा। मतलब बड़ा तो वो हो रहा है, उम्र तो उसकी बढ़ रही है, पर अनुपातिक रूप में नहीं बढ़ रही, जिसकी वजह से उसका जो शारीरिक संरचना है वो खराब हो जाएगी। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा है और सिंपल एग्जाम्पल मैं इसीलिए ले रहा हूँ ताकि हर बिजनेसमैन इस बात को आसानी से समझ जाए। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। शारीरिक रूप से वो ठीक तरीके से बढ़ रहा है लेकिन फेस की मैच्योरिटी चेंज नहीं हो रही है। फेस वैसा ही लग रहा है जैसे 5 साल के बच्चे का था 15 साल का होने के बावजूद भी। फिर वो और बड़ा हुआ, 25 साल का हुआ, लेकिन फेस मैच्योरिटी नहीं बढ़ रही है, मतलब दाढ़ी मूछ नहीं आई है लेकिन शारीरिक विकास पूरा हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि शारीरिक विकास रुक जाता है, मानसिक विकास रुक जाता है, शारीरिक विकास बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, मतलब कोई कमी नहीं है, हाइट भी ठीक बढ़ रही है, फेस मैच्योरिटी भी ठीक है, हाथ पैर भी ठीक बढ़ रहे हैं, संरचना भी ठीक से बढ़ रही है, डाइट भी ठीक से बढ़ रही है, लेकिन मानसिक विकास नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे उस बच्चे को, फिजिकली चैलेंज्ड बच्चा। क्यों? क्योंकि अनुपातिक रूप में सब कुछ नहीं बढ़ रहा है। हर चीज सेम रेशो में बढ़नी चाहिए। यही सेम प्रॉब्लम हम लोगों के व्यापार के साथ में होती है, बिजनेस के साथ में होती है। हमारा बिजनेस सभी पैरामीटर्स पर इकट्ठा एक समान प्रतिशत से नहीं बढ़ रहा होता, इसीलिए एक पॉइंट पर आने के बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है और हम कभी भी उस ग्रोथ को पार नहीं कर पाते क्योंकि हमें उसको पार करने का तरीका नहीं पता होता। सो दिस इज द वे, ओनली द ट्रेनिंग इज द वे, और ओनली द लिंक एंड रिलेशन इज द वे
टू डेवलप दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग। मतलब यदि हम ट्रेनिंग ना भी लें, लेकिन मेरा सर्कल ऐसा हो जहां मैं उस तरह के डायरेक्टर से मिलता हूं, उस तरह के बिजनेसमैन से मिलता हूं, उस तरह की कम्युनिटी में जाता हूं, उस तरीके के लोगों से बात करता हूं, उस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में जाता हूं जहां पर लोग मुझसे ज़्यादा विकसित हैं, तो उनसे मिलकर बात करके चीज़ों को देख कर समझ कर मेरी ग्रोथ भी आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना व्यापार जिस सर्कल में करते हैं, क्या उससे अगले सर्कल के लिंक्स आपके हैं या नहीं। यदि आपके अगले सर्कल के लिंक हैं तो आपके बिजनेस की ग्रोथ होने की संभावनाएं कई प्रतिशत ज़्यादा हैं। और यदि आपके सर्कल में आपसे बेहतरीन लोग नहीं हैं तो आप ही वहाँ पर अपने आप में टॉप कहलाएंगे और आपकी ग्रोथ एक समय पर आकर रुक जाएगी। और ऐसा क्यों होता है, इसके क्या कारण है कि जिसकी वजह से हम एक बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि हम बिजनेस के सिस्टम को और पैरामीटर को आसानी से समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम ये समझते हैं कि जैसे धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, वैसी ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो मेरी भी है। जो सर्टिफिकेट उनके पास है वो मेरे पास भी तो है, जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं वो मेरे पास भी तो हैं। दोस्तों, सर्टिफिकेट के माध्यम से, पैन कार्ड के माध्यम से दोनों कंपनी का मूल्यांकन बिल्कुल एक बराबर है, लेकिन काम करने के सिस्टम में परिवर्तन है। हम केवल एक ही तरीके से काम करते जाते हैं, इसीलिए एक लिमिट पर आने के बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता कि जो एंटरप्रेन्योर सर्कल ऑफ ग्रोथ है वो कैसे चेंज होता है। और यदि हमें सिर्फ ये पता लग जाए कि एक स्तर से जब दूसरे स्तर पर जाना हो तो हमें हमारे काम करने के तरीके में परिवर्तन करना होगा। जिस तरीके से आज हम बिजनेस कर रहे हैं उसका अगला तरीका क्या होता है, और वो तब पता लगेगा या तो कोई व्यक्ति उसकी आपको ट्रेनिंग दे या आप ऐसे लोगों से मिलें जो आपके व्यापार से अगले स्तर का व्यापार कर रहा है। तो अगले स्तर के व्यापार को, सर्कल को चेंज करके भी सीखा जा सकता है या ट्रेनिंग्स के माध्यम से भी सीखा जा सकता है। एक बिजनेस में जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ केवल इनकम के माध्यम से नहीं होती। जहां भी बिजनेस में केवल इनकम के माध्यम की ग्रोथ के बारे में सोचा जाता है, वहां एक लिमिट पर आने के बाद वो व्यापार कभी भी आगे नहीं बढ़ता। चाहे आप उसमें अपना पूरा जीवन लगा दें या आने वाली जनरेशन भी उसमें अपना पूरा जीवन लगा दे, तब भी उस व्यापार का प्रारूप और स्तर कभी नहीं बढ़ता। आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेसमैन अपने धरोहर के रूप में अपने आने वाली जनरेशन को बिजनेस देकर जाती है। कई जगह देखा है ना, दादाजी की फोटो लगी हुई है, उसके साथ में पिताजी की फोटो लगी हुई है, और जहाँ गद्दी पर व्यक्ति बैठा है उससे पूछो ये कौन है, कि ये मेरे दादाजी हैं जो आज से 60 साल पहले इस बिज़नेस को चलाते थे, और ये मेरे पिताजी हैं, इससे पहले ये चला, उसके बाद ये चलाने लगे, और जब ये नहीं रहे उसके बाद मैं चलाने लगा, और जब मैं नहीं रहूँगा तो मेरा बेटा इस बिज़नेस को चलाएगा। अनुपातिक रूप से उम्र तो बढ़ गई, शारीरिक विकास नहीं हुआ, इसीलिए वो व्यक्ति विलक्षित व्यक्ति रह गया। इसीलिए वो संस्था, वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन उसी स्तर पर रह गई जिस स्तर पर वो चल रही थी। स्तर परिवर्तन का मतलब ये नहीं कि दादाजी के टाइम पर तो हमारे यहाँ 5 लड़के काम करते थे और आज हमारे यहाँ 20 लेबर काम करती है तो मेरा लेवल ऑफ ग्रोथ बढ़ गया। उतने ही अनुपात में यदि इनकम नहीं बढ़ी तो आपके काम करने के सिस्टम में कमी है। आज हम बात करेंगे ग्रोथ का सिस्टम होता क्या है और ये कैसे चेंज होता है। आज तक ये वाला टॉपिक कभी भी किसी क्लास में नहीं हुआ। दिस इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक एंड न्यूली डिजाइन टॉपिक। किसी भी बिजनेस में जब हम बिजनेस को करते हैं तो उसका ईयर सर्कल होता है। हर साल बिजनेस का तरीका बदलता है। दोस्तों, पहले साल में जब हम पहले सर्कल में होते हैं, जब 1 से 2 वर्ष हमारे बिजनेस को हुआ होता है, तब जेन्युइनली हमें ही नहीं पता होता कि मैं इस बिजनेस में आया क्यों। उसे नहीं पता, सिर्फ किसी के कहने से या किसी की साथ की वजह से वो उस बिजनेस में आ गया। उसे कुछ नहीं पता कि मेरे क्लाइंट कौन हो सकते हैं। वो जितना हाथ पैर मार सकता है हर जगह हाथ पैर मारता है। कहते कंपनीज में तो सारी कंपनीज में धक्के खा लिए, ऑर्गेनाइजेशन में सारी ऑर्गेनाइजेशन में धक्के खा लिए, पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्लाइंट से वहां भी धक्के खा लिए। अपने व्यापार में उसको यही नहीं पता होता कि मेरा बायर कौन है, मेरा सप्लायर कौन है, मेरा वेंडर कौन है, मेरा माल कितना बिकेगा, कितना नहीं बिकेगा, और यदि मैं इस बिजनेस में आया भी तो क्यों आया, और आया हूं तो कहां तक जाऊंगा, ये भी नहीं पता होता। मतलब इस लेवल को हम बोलते हैं बिजनेस का प्राइमरी लेवल, जहां पर उस व्यापारी को
बिजनेस में सिर्फ ये पता होता है कि मुझे अपने जीवन में ये काम करना है, मतलब कुछ काम करना है, ये काम नहीं, मुझे अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना है, सिर्फ इतना ही उसको पता होता है। सिर्फ इतना ही पता होता है कि कुछ ना कुछ करना है, इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूं। इसका माल कहां से आएगा, कैसे माल बिकेगा, कौन माल देगा, कौन माल नहीं देगा, पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, प्रीपेड सिस्टम है, पोस्टपेड सिस्टम है, बेडेड सिस्टम है, कुछ नहीं पता होता। सिर्फ पहले 1 से 2 साल के अंदर वो अपनी लाइफ में अनुभव करता है और उस अनुभव के माध्यम से ही ये डिसाइड कर लेता है कि अब मुझे समझ में आया कि इस इंडस्ट्री में काम कैसे करना है। पहले 2 साल, कई लोग ये 1 साल में सीख जाते हैं, कई 2 में सीख जाते हैं, कोई 3, 4, 5 साल में भी नहीं सीख पाते। क्यों? क्योंकि वो अपनी इंडस्ट्री में हाथ पैर मारते ही नहीं है। ठीक उस तरह से जब पानी में किसी को कूदा दिया जाता है तो उसको तो ये लगता है कि हाथ पैर मारने से तैर जाते हैं। जितने तरीके से हाथ पैर मार सकता है तैरने के लिए वो उतने तरीके से मारता है, लेकिन तैरना सीख नहीं पाता। पर ये समझ जाता है कि हाथ पैर मारने से थोड़ा बहुत मैं बच सकता हूँ, थोड़ी देर तो ऊपर आ सकता हूँ, जितनी बार नीचे जाऊँगा उतनी बार ऊपर आ जाऊँगा, लेकिन तैरना नहीं सीख पाता। सिर्फ ये सीख पाता है कि अब मुझे ये पता लग गया कि कौन कौन व्यक्ति मेरा माल खरीदते हैं, अब मुझे पता लग गया कि कौन कौन आदमी मुझे माल की सप्लाई देता है, कौन कौन आदमी मुझे महंगा देता है, कौन कौन आदमी मुझे सस्ता देता है। पहले तो ये भी नहीं पता होता कि जो माल मैं ले रहा हूँ वो मुझे सस्ता मिल रहा है या महंगा, सही रेट पर मिल रहा है या गलत रेट पर मिल रहा है। ऐसा ही होता है। इसको बोलते हैं ग्रोपिंग स्टेज, दैट्स नोन एज ग्रोपिंग स्टेज। और बहुत से लोग तो पूरा जीवन ही ग्रोपिंग स्टेज में निकाल देते हैं, पूरा जीवन, पूरे बिजनेस की पूरी लाइफ अगर 10 साल है ना तो वो ग्रोपिंग में कहते हैं आज तक मुझे यही नहीं पता साला माल बिकेगा कैसे, आज तक मुझे यही नहीं पता कि सही रेट पर माल मिलेगा कैसे। लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए 1 से 2 साल में एक व्यक्ति अपने बिजनेस की ग्रोपिंग स्टेज को समझ जाता है कि मुझे पौधा गाड़ना कैसे है, बीज मिट्टी में गाड़ना कैसे है जिससे पेड़ बनेगा। इतने पैसे मिलते हैं और इतने मारे जाते हैं, इतने पैसे एडवांस मिलते हैं, इतने पैसे उधार में जाते हैं और इतने तो कभी भी नहीं मिलेंगे। सब सिस्टम समझ जाता है 1 से 2 साल में, जिसे हम ग्रोपिंग स्टेज कहते हैं। दूसरी स्टेज 3 से 5 साल, जब वो अपने बिजनेस के सारे हाथ पैर मार के सीख जाता है ना, उसके बाद उसको जरूरत होती है कि अब मुझे ऐसे लोग मिल जाएं जो मेरे बिजनेस के सिस्टम को संभाल लें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो व्यक्ति ये 11 साल तक के ट्रैक सर्कल को समझ गया वो ये समझ जाएगा कि मेरा अगला स्टेप क्या होगा। दूसरे सर्कल में वो हमेशा ये एक बात सोचता है कि मुझे ऐसे लोग मिल जाएं जो मेरे विश्वसनीय हों, मेरे खास हों, 1% मुझे घाटना ना हो, 1% मेरा सामान इधर से उधर ना हो। किसको ढूंढते हैं? मेरा भाई आ जाए, मेरे चाचा का भाई आ जाए, चाचा का लड़का आ जाए, मेरे मामा का लड़का आ जाए, मेरे विश्वसनीय आ जाए, चाहे वो गधे हों, सिर्फ इसलिए आ जाए क्योंकि मुझे उस पर 100% विश्वास है। सिर्फ विश्वास की वजह से वो अपने लोगों को ढूंढना शुरू करता है कि मुझे विश्वसनीय आदमी चाहिए बस, कि वो मेरे सिस्टम को संभाल लें। और आपको जान के आश्चर्य होगा, उनमें से 80% लोग आपके बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ उतना ही जानते जितना आप बताते हैं, क्योंकि आप ही खुद ग्रोपिंग स्टेज से भी निकले हैं। आपको अभी सिस्टम का सिर्फ पता लगा है, आपको भी नहीं पता वो सिस्टम आगे कैसे चलेगा। सिर्फ अपने ही जैसे वापस उसी स्टेज के लोग लाके खड़े कर देते हैं हम। ध्यान से सुनना, अगर इस बात को समझ में आ गया ना तो आप समझ जाएंगे कि एक छोटी सी कंपनी का ओनर लिमिटेड कंपनी का सीईओ कैसे बन सकता है। 30-30 साल 40 साल बिजनेस करने के बाद नहीं बन पाते, प्राइवेट लिमिटेड को भी घटा के वापस फर्म पे ले आते हैं और फर्म का भी अकाउंट बंद करके सेविंग अकाउंट में पैसे लेना शुरू कर देते हैं। कहते हैं यार सेविंग भी नहीं, तू कैश ही दिया कर। वापस ऊपर जाके धड़ाक से नीचे आ जाते हैं, क्योंकि सिस्टम ही नहीं पता होता, उतना ही पता होता जितना खुद सीखा है। सर एक एक स्टेज आपको हर एक आदमी को रिमाइंड आएगी, एक एक चाचा भतीजा भाई दोस्त यार खास आदमी पक्का जिगरी गधा 1 नंबर का सब याद आएगा, क्योंकि वो वापस पहली स्टेज पे आपको ले आएगा। फिर दोबारा से पहली स्टेज की टीम बना के आप खड़ी कर देंगे कि अब मैं ग्रो करूंगा। अपने से जैसे नहीं सर, अपने पे तो अपने एक्सपीरियंस कर लिया था सब चीज का, अपने से जैसे पहले पुरानी स्टेज के लोग लाके खड़ा कर देंगे और कहेंगे कि अब मैं ग्रो करूंगा। फिर क्या होगा? फिर वो 2 साल उनको अपना जैसा बनाने में लगा देगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वापस घुमा के उन्हीं लोगों में जहां से वो 2 साल पार करके आगे आया था, वापस वैसे ही लोगों को इकट्ठा करके अगले 2 साल उनको अगले स्टेप पे लाने पे लगा देगा। इसीलिए उसकी जो ग्रोथ सर्कल है वो वहां रुक जाती है, पता ही नहीं होता। कहते विश्वसनीय आदमी चाहिए, मेरे चाचा का भाई चाहिए, चाचा का बेटा चाहिए जो मेरे जैसा हो, मेरा बराबर हो, मुझसे 2 साल छोटा हो, गुस्सा में बोलूं तो मेरी बात सुने,
दबाऊं तो मेरी बात से दब जाए, जो मैं बताऊं वो बोले। आपका फॉलोअर चाहिए आपको, कि जैसे मैं बताऊंगा वैसे करेगा। अभी तो आप ही खुद ग्रोइंग स्टेज से आए हो और वापस वही लोग लेके आ गए जो ग्रोइंग स्टेज पर है। दिस इज द ग्रोपिंग स्टेज। और बहुत सारे लोग अपने जीवन में कितने भी साल हो जाएं ग्रोपिंग स्टेज से बाहर ही नहीं निकलते। और बड़ा हो गया, 4-5 भाई सेट हो गए तो कहे कि उसके भतीजों को भी लेके आ गए, और उससे भी ज्यादा गधा है, 4 साल के बाद फिर ग्रोपिंग स्टेज के आदमियों को लाके फिर खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पाती, टीम बन जाती है। लेकिन वो टीम वही होती है जो ग्रोपिंग स्टेज के पहले की होती है। करना क्या है? सेकंड स्टेज, ग्रोपिंग स्टेज में कभी भी ग्रोपिंग स्टेज के एम्प्लॉय लाके खड़े नहीं करने चाहिए। और हम सबसे बड़ी गलती अपने जीवन की यही करते हैं कि ग्रोपिंग स्टेज में पहुंचने के बाद जब हम प्रोग्रेसिव स्टेज में होते हैं, वापस सबके सब टीम के सारे लोग ग्रोपिंग स्टेज के लाके वहीं खड़े कर देते हैं। इसीलिए अगले 3 से 5 साल भी हमारे उसी ग्रोपिंग स्टेज में ही डूब जाते हैं, क्योंकि उन सबको भी तैयार करके वापस अपने बराबर लाना होता है। और वही लोग होते हैं जो कहते हैं वेल डन सर, वाह भैया मजा आ गया, अरे अब तो हमने इतना काम कर लिया, इतना विकसित कर लिया, अब मेरे को ये और बताओ। वापस घूम फिर के बार बार प्रोग्रेसिव स्टेज से ग्रोपिंग स्टेज में ही कूदते जाते हैं। लेकिन जो लोग बिजनेस के सिस्टम को समझते हैं वो ग्रोपिंग स्टेज के लोगों को नहीं रखते। वो कहते हैं मुझे कौन चाहिए? वो आदमी चाहिए जो इस इंडस्ट्री का है, जो प्रोफेशनल है, इसी इंडस्ट्री में उसने 10 साल लगाए हैं। मतलब प्रोग्रेस अगर करनी हो तो उस इंडस्ट्री में प्रोग्रेस तभी होगी जब प्रोग्रेसिव लोग आपके पास होंगे। बट वंस अगेन वी जंप बैक टू द ग्रोपिंग स्टेज। ये लोग जो यहां पर, हम यहां पर होते हैं और इस स्टेज पे आने के बावजूद भी हम वापस उसी स्टेज के लोग लेके आ जाते हैं जो वापस उसी स्टेज के हैं, और वो बार बार प्रोग्रेसिव स्टेज से खींचकर हमें ग्रुपिंग में ही लेके आते हैं। बताओ माल कैसे लाएंगे, कहां छोड़ के आएंगे, एक एक चीज उनको बताते हैं। सेकंड जो हमारी स्टेज है, वहां पर हमें वो लोग चाहिए जो ऑलरेडी इसी इंडस्ट्री के हैं। विश्वास वाली बात नहीं चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए जो काम करे प्रोग्रेस के लिए, और वो करेगा जो आपसे ज्यादा अनुभव रखता होगा। और हमेशा हम अपने ग्रोपिंग स्टेज के लोगों को लाना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से हम होते दूसरे स्टेज में हैं लेकिन काम पहले स्टेज का ही कर रहे होते हैं। ध्यान समझना, बहुत एक एक बात इंपॉर्टेंट है। जैसे ही 3 से 5 साल में प्रोग्रेसिव स्टेज में हम बढ़ते हैं आगे और प्रोग्रेस होना शुरू हो जाती है, काम का सिस्टम समझ में आने लग जाता है, ये पता लगने लग जाता है कि कितने मंथ का क्रेडिट देना है या नहीं देना है, या प्रीपेड रखना है या पोस्टपेड रखना है, या एडवांस रखना है, या वेंडर को कब पेमेंट देनी है। उस स्टेज में हमें प्रोग्रेसिव लोग चाहिए जो सेम इंडस्ट्री के हों और हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हों, जो ये ना कहें सर वेल डन, वो ये बताएं नहीं सर ऐसे नहीं होता, इसका तरीका ये है। अपना तरीका आप पे थोपें, पर हम किसे लाते हैं? जो हमारे थुपे थुपाए सड़े हुए तरीके को, ग्रोपिंग स्टेज के तरीके को कहे वाह सर मजा आ गया, अरे वाह भैया ऐसे होता है, ऐसे काम होता है, वाह बहुत बढ़िया, वो हमें एकदम चढ़ा देते हैं। हमें तो प्रोग्रेस हो रही है, वापस स्टेज पे आते हैं। जो हमारा प्रोग्रेस स्टेज है, इससे अगले स्टेज में जाने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें वो लोग चाहिए होते हैं जो हमारी बात नहीं सुनेंगे, जो हमारी बात नहीं समझेंगे। हमारी इंडस्ट्री में दूसरी कंपनीज में हमसे बेहतर जो कर रही होती हैं वो हमें बताएंगे, वो हमारे हर सवाल पे हर तरीके पे आर्ग्यूमेंट करेंगे कि इससे बेहतर तो ये होगा। और हम प्रोग्रेसिव स्टेज में आने के बाद कभी भी ऐसे आदमी को रखना पसंद नहीं करते। अब हम बड़े हो गए होते हैं, हम कहेंगे कौन से आदमी चाहिए जो यस सर बोलें, जो सर ने किया बहुत बढ़िया किया। लोग कौन से चाहिए होते हैं? अगले स्टेज वाले चाहिए होते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है? लोग कौन से चाहिए होते हैं? जो सेम इंडस्ट्री के होते हैं लेकिन अगली स्टेज के होते हैं, जिसने 5 साल घिसे हुए होते हैं। हमारे तो 3 ही हुए ना, हमें 2 साल आगे वाले लोग चाहिए होते हैं, पर हमेशा हम 2 साल पीछे वाले लोगों को लाते हैं। विश्वसनीय भाई चाहिए, अरे उससे चेक थोड़ी साइन कराना है। एक्सपीरियंस्ड आदमी आपको बताता है कि आपको अब क्या करना है, क्योंकि अब तक आपने उतना ही किया जितना एक्सपीरियंस आप कर चुके हैं। उससे अगला एक्सपीरियंस क्या होगा? उस तरह के लोग चाहिए जो प्रोग्रेसिंग स्टेज को पार कर चुके होते हैं। निकम्मे एम्प्लॉय, लगेगा क्या बोल रहे हैं? निकम्मे एम्प्लॉय चाहिए होते हैं। निकम्मे कौन से? जिनको काम में सिस्टम घुसाना आता है कि ये काम ऐसे नहीं होता, इस काम के लिए ये सिस्टम है, इस सिस्टम से काम होगा।
ये पेपर यहाँ से इस टेबल पे जाएगा, वहाँ से उस टेबल पे जाएगा, वहाँ से उस पे जाएगा, तब काम होगा। हमें कौन से चाहिए? ग्रुपिंग स्टेज वाले। यहाँ बोला और वो काम करने लग गया वहाँ पे। इसीलिए हम कंपनी नहीं बन पाते। केवल प्राइवेट लिमिटेड 15,000 देकर सर्टिफिकेट लेना प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। उससे अच्छा तो आप फर्म ही चलाते तो कम से कम 30% की जगह 10% के टैक्स स्लैब में तो रहते। अपने मन के सेटिस्फेक्शन के लिए हमने प्राइवेट लिमिटेड बना ली। असलियत में प्राइवेट लिमिटेड का सेगमेंट अलग होता है। जब हम सेकंड स्टेज के लोग, वो लोग जो सिस्टम में प्रोसेस को इंप्लीमेंट करते हैं, जब ऐसे लोगों को साथ में लाते हैं तो आधी से ज़्यादा हमारी बातें उनके सामने सस्ती पड़ने लग जाती हैं। वो हमें बताते हैं कि करना क्या है, वो हमें बताते हैं कि तरीका क्या है, वो हमें बताते हैं पीओ कैसे होता है, वो हमें बताते हैं पीआई कैसे होता है, परचेज कैसे होता है, वैट सिस्टम कैसे होता है, लेकिन हम सारा सिस्टम खुद ही करने लग जाते हैं। हमें प्रोग्रेसिव स्टेज में आने के लिए वो लोग चाहिए जो उस इंडस्ट्री में हमसे पुराने हैं, जो हमारी हर बात पे आर्ग्यूमेंट कर सके हमसे। लेकिन एक मालिक कभी ऐसा आदमी रखना पसंद नहीं करेगा। साला मेरा एम्प्लॉय मुझसे आर्ग्यूमेंट करेगा, वो मुझसे बेहतर जानता है। हम हमेशा वो आदमी रखते हैं जो हमसे कम होते हैं, इसीलिए हम भी कम आगे बढ़ते हैं। जब हम प्रोग्रेसिव स्टेज के लोग रखना शुरू करते हैं तो हम प्रोग्रेसिव स्टेज से निकलना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो लोग आपके बिजनेस को ऐसा डिजाइन कर देंगे जैसा आपको भी नहीं पता होता। ध्यान से समझना, वो लोग आपके बिजनेस को ऐसे डिजाइन कर देंगे जैसे आपको भी नहीं पता होता, क्योंकि वो चीजें लाके देंगे जो दूसरी कंपनीज में होती हैं। जो कंपनी आपसे बेहतर है पहले से, उसके सिस्टम को लाके अपनी कंपनी में इन्वॉल्व कर देंगे। इसीलिए आप प्रोग्रेस से निकलकर सिस्टम प्रोसेस बेस्ड कंपनी में पहुंच जाएंगे, जहां पर हर काम सिस्टमेटिक होता है। सिस्टमेटिक मतलब अगर डिजाइन बन रही है तो वो डिजाइनर बनाएगा, ऑर्डर लेने के लिए कोई और व्यक्ति जाएगा, मटेरियल लेने के लिए कोई और होगा, सप्लाई के लिए कोई और होगा, पेमेंट रिसीव करने के लिए कोई और होगा, स्टॉक कंट्रोल करने के लिए कोई और होगा। लेकिन हम बार बार सोचते हैं कि ऐसा क्यों, ये तो सब मुझे आता है, दैट्स आई नो हाउ टू बाय, हाउ टू सेल, हाउ टू गेट द पेमेंट। जाके खुद पहुंचते हैं, बाइक खड़ी स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है स्टैंडर्ड हो गया, गाड़ी निकालते हैं, पेमेंट लेने पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये तो मुझे आता है। मुझसे बेहतर ये काम कोई और नहीं कर सकता। जब तक इस लाइन को अपने बिजनेस में से आप नहीं हटाएंगे तब तक आप प्रोग्रेसिव स्टेज में ही रहेंगे। इज दैट क्लियर? प्रोग्रेसिव स्टेज से हटकर हमें सिस्टम प्रोग्रेस या सिस्टम प्रोसेस के रूप में जाना पड़ेगा, जहां पर हर काम सिस्टमेटिक होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो बैंक में एक सिस्टम होता है, कोई भी फिजिकल मालिक वहां नहीं बैठा होता, कोई मालिक नहीं होता वहां पर। एक सिस्टम है, कैश लेने वाला व्यक्ति अलग है, कैश देने वाला काउंटर अलग है, चेक का काउंटर अलग है, डीडी का काउंटर अलग है, टोटल करने का काउंटर अलग है, कंप्लेंट का काउंटर अलग है। अब आपको लगेगा इतने मैं कैसे बनाऊंगा, जब मुझे सब आता है तो मैं ही करूंगा ना। ये तो अगर आपको प्रोग्रेसिव स्टेज से सिस्टम प्रोसेस में जाना है तो सब कुछ छोड़ना होगा, सब कुछ छोड़ना होगा। बहुत कठिन काम है, क्योंकि जो गद्दी का प्यार होता है ना, व्यापार का प्यार होता है, वो हमें उससे जोड़े रखता है। और जो लोग मुझे जानते हैं ना, उन्हें पता है कितने कितने ऑफिस कितनी कितनी बार चेंज किए। एक से एक टॉप ऑफिस बनाया, थोड़े दिन उसको चलाया, हट नेक्स्ट। उस ऑफिस में गए, उसको बनाया, सेट किया, चलाया, लोग लगाए, फिट किए, नेक्स्ट एग्जिट। फिर अगला ऑफिस बनाया, सिस्टम बनाया, तरीका बनाया, लोगों को सेट किया। मतलब ऐसे हैं जैसे कि मैं आया ही नहीं हूं, मैं ऑफिस में आया और चला गया। हर आदमी अपने काम में लगा हुआ है। भाई इतना तो हो गया, हाँ सर गुड मॉर्निंग, सर गुड आफ्टरनून, कई बार गुड इवनिंग में तो आते हैं, सर गुड इवनिंग, आ गए सर आप। ऐसे आदमी फिट करने पड़ेंगे आपको, ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा। मतलब जो टेलीकॉलर है वो टेलीकॉलिंग ही करता है। हम क्या करते हैं, हाँ जी सर माल भेज दूँ, हाँ भैया माल भेजो, उनके यहाँ भेजना है, हाँ भैया गाड़ी भेजो, वो माल लदवाना है। अरे माल लदवाने के लिए भी खुद खड़े हुए हैं। मतलब हम प्रोग्रेसिव स्टेज को छोड़ना ही नहीं चाहते। अच्छी बात है, प्रोग्रेसिव स्टेज पर हम जब प्रॉफिट पे आ जाते हैं ना, तब हमें हमसे महंगे आदमी चाहिए होते हैं। आपने कभी सोचा कि मेरी कंपनी में ऐसा एम्प्लॉय हो जिसकी सैलरी 1.5 लाख रुपए हो? सोचते नहीं हम ऐसा, 1.5 लाख उसको दूंगा, यार कमाल है, मेरी कंपनी 1.5 लाख तो मैं ही लूंगा। अगर आप 1.5 लाख उसको देंगे ना, अभी सोचना मत कि 1.5 लाख देने वाला भैया कमाते ही हम 90,000 हैं, 1.5 आप देने की बता रहे हैं। अपने प्रोग्रेस सिस्टम को, प्रोग्रेस रिपोर्ट को, प्रोग्रेस प्रोसेस को इतना स्ट्रांग बनाना कि हर आदमी आपके बिजनेस में अलग अलग इंप्लीमेंटेशन संभालेगा।
और उसके लिए काम लाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। जैसे मान लीजिए आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जहां कोई डिजाइनिंग होती है। आज आप इतना हाथ एक्सपर्ट है कि आप फटाफट से, जो एक आदमी 4 घंटे में डिजाइन करता है, आप आधे घंटे में करा के साइड कर देते हैं। लेकिन आप आधा घंटा उसमें लगा देते हैं, वो आपको छोड़ना है, 4 घंटे वाला ही आदमी रखना है। 4 से करते करते वो अपने आप आधे घंटे पे आ जाएगा। आपको प्रोसेस में लोगों को फिट करना पड़ेगा कि उसका काम है डिजाइन करना। अब आप सोचते हो दिन में आई तो डिजाइन है, मैं 1 घंटे में कर दूंगा, वो 8 घंटे में करेगा। तो आपको 2 घंटे में डिजाइन नहीं करनी, आपको 8 घंटे में डिजाइन वाले आदमी को इतना काम देना है कि वो प्रैक्टिस कर करके वो 1 घंटे पे आ जाए। आपको डिजाइन नहीं करनी, डिजाइन के लिए क्लाइंट ढूंढने हैं। ट्राई टू फाइंड आउट बायर, ट्राई टू फाइंड आउट क्लाइंट्स, क्लाइंट ढूंढो आप। दोस्तों पहले भी कहा गया था, एक कंपनी में 2 तरीके से काम होता है। हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया था कि जब तक बेटा काम करोगे तब तक काम चलेगा। पेरेंट्स ने हमें बताया था, दादाजी ने, दादी ने, मम्मी ने, पापा ने, अगर बेटा काम करोगे तो काम चलेगा। इसका मतलब उनको पता है अगर काम करोगे तो चलेगा। ठीक, मैं भी आपको एक बात बता रहा हूं, मुझे भी पता है अगर काम करेंगे तो चलेगा, लेकिन उसके 2 हिस्से कर दो, काम करेंगे तो चलेगा और काम बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। जो ये सिस्टम प्रोसेस है, यहां पर आपको काम के सिस्टम को डिजाइन करना है, लोगों को उसमें फिट करना है और एग्जिट हो जाना है, अगले स्टेप पे पहुंच जाना है। अगर आप अगले स्टेप पे नहीं पहुंच रहे तो आजीवन वो सारे के सारे साल 2 + 5 + 8 अब वापस आप वहीं पर हो जाओगे, क्योंकि अब आप प्रोग्रेस स्टेज वाले लोगों को लाना शुरू करोगे, नए लोगों को नहीं लाओगे, बिल्कुल फ्रेशर, अपने से थोड़े से कम एक्सपर्ट लोगों को लाओगे कि अगर मुझसे एक्सपर्ट हुआ तो मुझे ओवरटेक कर जाएगा ये, ऐसा सोचते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों में एम्प्लॉयमेंटशिप ठूस ठूस के कूट कूट के भरी होती है। बहुत बेहतर होने के बाद भी अपना काम नहीं कर सकते वो, बहुत बेहतर होने के बावजूद भी वो अपना बिजनेस कभी नहीं कर सकते आजीवन, और ना ही करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एम्प्लॉयमेंटशिप होती है। लेकिन काम बहुत बेहतर करते हैं, आपका काम आपसे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। सिस्टम प्रोसेस, जब आप सिस्टम प्रोसेस बना लेते हैं कि डिज़ाइनर का काम डिज़ाइन करना है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का एक ही काम है मार्केट से माल लेके आना या ऑर्डर लेके आना, परचेज डिपार्टमेंट का काम है मटेरियल को परचेज करना। जैसे प्रॉपर्टीज़ के काम में भी आप देखें तो जैन साहब ने बहुत अच्छा सिस्टम किया हुआ है। एक टीम है जो नए सौदे ही ढूंढती है, एक टीम है जो बायर्स को ही ढूंढती है, एक टीम है जो बैठ के मीटिंग ही कराती है, एक टीम है जो पेपर का ही काम करती है। अब एक प्रॉपर्टी डीलर क्या सोचता है, यार सौदा देखना है, ढूंढना है, दिखाना है, मैं ही कर दूंगा। तो वो एक ही सौदा ढूंढेगा, एक ही दिखाएगा, एक ही की डील करेगा, फिर उसके कागज कराने चला जाएगा, 3 दिन वहां लगा देगा। ऐसे ही होगा ना। सिस्टम प्रोसेस प्रॉपर्टीज के काम में कैसे होता है, ये श्री प्रकाश चंद जैन जी से समझो कि उन्होंने कैसे कैसे लोगों को फीड किया। प्रॉपर्टी का ऑफिस 10 गज, 10 बाई 10, 10 बाई 20, 10 बाई 50 होगा। उन्होंने पूरी 250 मीटर की बिल्डिंग प्रॉपर्टी के काम की बनाई हुई है। नंबर ऑफ केबिन्स इतने सारे बने हैं कि इतने सारे लोग मिलकर डील करते हैं, अलग अलग तरीके की डील होती रहती हैं। सिस्टम प्रोसेस बनाना। प्रॉपर्टी के रिसेप्शनिस्ट की क्या जरूरत है, वहाँ वो है, कौन आया है, कौन गया है, किसकी जरूरत है, किसको नहीं है, किसका क्या है। टेलीकॉलिंग डिपार्टमेंट अलग है, प्रिंट आउट वाले अलग हैं जो लगातार प्रिंट आउट निकाल रहे हैं पेपर के। सिस्टम प्रोसेस फिट करना। सिस्टम प्रोसेस अगर एक बार फिट हो गया कि डिजाइनर को यही पता है, ड्यूटी पता है उसको, आते ही सीट पे बैठना है, सुबह से डिजाइन बनना शुरू करना है, शाम तक डिजाइन ही डिजाइन बनाते रहना है, उसका कोई लेना देना है उसके अलावा किसी काम से। सेल वाले को पता है, आऊंगा, रजिस्टर में एंट्री करूंगा, बाइक उठाऊंगा और मार्केट में घूमना शुरू कर दूंगा, ऑर्डर लेके आने शाम तक। परचेज वाले को पता है कि जहां से सस्ता माल मिलता हो सभी की कोटेशन। अब वो क्या है, गड़बड़ नहीं कर सकता। हम सोचते हैं मैं माल लाऊंगा तो सस्ता लाऊंगा, लेकिन बहुत सारी कंपनीज में परचेज डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि वो सारा का सारा सिस्टम कहा जाता है कि आप ऑर्डर किसी को प्लेस करो, परचेज ऑर्डर दो, कोटेशन मंगाओ, और डायरेक्टर सारी कंपनीज की कोटेशन एक बार में देख लेता है। कंपनी ए बी सी डी, जाओ बी से मंगा लो, डायरेक्टर बता देगा किससे मंगा लो, क्योंकि वहां से बायर की एक ट्रेनिंग दी जाती है कि माल कैसे परचेज किया जाता है। एक्सपेंशन मोड अब शुरू होता है। अगर आपका सिस्टम फिट हो गया, काम करने का तरीका फिट हो गया सब जगह, तो आप 100% फ्री हो जाएंगे। मतलब आप ऑफिस में बैठे हैं नहीं बैठे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना, बिजनेस ऐसा होना चाहिए, आप ऑफिस में बैठे हैं नहीं बैठे हैं
ऐसी वैल्यू होनी चाहिए गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून की और गुड इवनिंग की, बस।